तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो मैं आप लोग को इसके पहले वीडियो में अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं के आधा बता चुके हैं। तो अभी तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके पहले देखिए। उसके बाद देखिए, आप लोग के लिए मैं एक बहुत शॉर्ट नोट तैयार किया हूँ और उससे में से आपका अभी बताऊँगा। तो वो वीडियो पहले जाके देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संसाधन की दुर्लभता या दुर्लभता क्या है। संसाधनों की दुर्लभता, इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी साधन की पूर्ति उसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम है। हमारे पास जो साधन है उसकी मांग की तुलना में कम है। मान लीजिए हमारे साधन कौन से हैं, मुख्य रूप से भूमि है, भूमि, पूंजी आपका हो गया, उद्यमी हो गया, फिर श्रमिक हो गया। ये चार मुख्य रूप से साधन है। तो ये मेरा पूंजी है 100 रुपया, मेरा पूंजी है, ये साधन है। तो इस 100 रुपया जो है ये मेरे सीमित हैं और इसी से मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, फिर जूता भी खरीदना चाहता हूँ 100 ही रुपया से। मान लीजिए कितना गया मेरा 500 रुपया का, किताब हुआ 500 रुपया का और जूता मान लीजिए 200 रुपया का। तो हमारे पास जो साधन है वे सीमित हैं, ये 100 रुपया सीमित हैं, जबकि हमारी मांग किताब जो 500 रुपया का है और जूता ये क्या है, अधिक है। तो हमारी मांग की तुलना में पूर्ति सीमित है, उसी को कहते हैं दुर्लभता, संसाधनों की दुर्लभता। संसाधन हमारे पूंजी भी संसाधन में आते हैं। तो उदाहरण से आप समझ ही गए हैं। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समस्या या चयन की समस्या क्या है। आर्थिक समस्या या चयन की समस्या क्या है। आर्थिक समस्या मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन की दुर्लभता और वैकल्पिक प्रयोग के कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। हमारी आवश्यकता क्या है, असीमित है। हमारी आवश्यकताएं असीमित है, संसाधन कैसे हैं, दुर्लभ है। अभी बताएं ऊपर में संसाधन दुर्लभ है। तो आर्थिक समस्या या चयन की समस्या क्या है। असीमित मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन की दुर्लभता व वैकल्पिक प्रयोग के कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। हमारी आवश्यकताएं जो है असीमित है और संसाधन क्या है, दुर्लभ है, और हम उसको क्या करते हैं, वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। हमारी आवश्यकता असीमित, जैसे मानव की आवश्यकताएं की, देखिए मानव की आवश्यकताएं बहुत कुछ है, वह एक पूरा होने के बाद ही और दूसरा सोचता है कि मेरा ये होता तो और अच्छा होता। इसी तरह मानव की कितनी आवश्यकताएं असीमित है, कभी मानव की आवश्यकता जो है वो पूरा नहीं होता है। आपके ही आवश्यकता जो है, आप कुछ मोबाइल खरीद लें, मोबाइल के बाद आप सोचेंगे कि और खरीदेंगे, उससे सबकी आवश्यकताएं जो है वो असीमित है। और हमारे पास जो साधन है वो कैसे हैं, दुर्लभ हैं। जैसे अभी वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, यानी चयन करते हैं कि कौन मेरे लिए अधिक आवश्यक है। तो देखिए यही उदाहरण लेते हैं, 100 रुपया है तो मान लीजिए यहाँ पे एक किताब मान लीजिए 50 रुपया, जूता भी 20 रुपया, और मैं चाहता हूँ कि मोबाइल खरीद लें 100 रुपया में। तो मेरे लिए क्या क्या जरूरी है वो देखेंगे, उसका वैकल्पिक चुनाव करना होगा हमको, कौन कौन मेरे लिए अधिक उपयोगी है। तो देखिए किताब मेरे लिए जरूरी है पढ़ाई के लिए, जूता भी जरूरी है स्कूल पहनने जाने के लिए। तो इसमें से हम लोग चुनाव करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि कौन मेरे लिए आवश्यक है। तो यही जो वैकल्पिक चुनाव कर रहे हैं हमारी आवश्यकता और संसाधन की दुर्लभता के साथ, तो उसके कारण ही हमारे साथ क्या समस्या आ जाती है कि कौन करेंगे, क्या करें, कौन वाला लेंगे अच्छा होगा। तो हमारे साथ वही समस्या हो जाती है, उसी को आर्थिक समस्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या भी आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अशास्त्र क्या है। अशास्त्र पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है कि अशास्त्र क्या है। तो अशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार अध्ययन करता है। दुर्लभता की स्थिति में हमारे साधन दुर्लभ हैं, चयन से संबंधित व्यवहार या अध्ययन करता है। अशास्त्र क्यों लाया गया, हमारे पास जो पैसा है, मनी, वो कैसे हैं, सीमित हैं। तो इसी को हम लोग चयन कौन कौन से काम में लगाएंगे, इसको उपयोगी है जिसमें
उस सभी का अध्ययन करने के लिए अशास्त्र को लाया गया। अगर हमारे जो आवश्यकता हैं वो पूरे हो जाती साधन से तो अशास्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने आवश्यकता है सब उतने पैसा से अगर पूरा हो जाता तो कोई आवश्यकता नहीं होता। तो इस कारण अशास्त्र लाया गया कि दुर्लभता साधन को चयन से संबंधित व्यवहार अध्ययन करता है, उसे अशास्त्र कहते हैं। अशास्त्र को देखिए, अशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। क्लास 12 में अशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अशास्त्र और समष्टि अशास्त्र। इसको बांटने वाला था आपका रेगनर फ्रिश कहते थे। तो व्यष्टि अशास्त्र नाम से स्पष्ट, व्यष्टि अशास्त्र क्या है? यह आर्थिक सिद्धांत वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक। देखिए, व्यक्तिगत इकाई नाम से स्पष्ट है, यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की, किसी भी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मतलब कि एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अशास्त्र कहते हैं। जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, जैसे हम हो गए, व्यक्तिगत उत्पादक जो उत्पादन करता है, वह सब व्यष्टि अशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि अशास्त्र, समष्टि अशास्त्र समस्त नाम से स्पष्ट है, यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समस्त इकाई के रूप में अध्ययन करता है, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय, पूरे देश के आय का अध्ययन करता है, उसे समष्टि अशास्त्र में आते हैं। मान लीजिए उदाहरण समझे, जैसे व्यष्टि अशास्त्र, मान लीजिए एक जंगल का ही उदाहरण लीजिए, जंगल के एक पेड़ का अध्ययन करना यानी व्यष्टि अशास्त्र, और पूरे जंगल का अध्ययन करना यानी समष्टि अशास्त्र। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ ही गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों की जीविका, रोजी प्रदान करती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी प्रणाली है जो लोगों की जीविका, जैसे खाने पीने की प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो देखिए, पहला अर्थव्यवस्था क्या है? तो सबसे पहला बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था का दूसरे देश के साथ आयात निर्यात, यानी वहाँ से कोई लाता नहीं है, ना ही उसको कुछ देता है, वैसे देश को की अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अब देखिए खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध रहता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जिस देश का अन्य देशों के साथ आयात निर्यात होता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी वो उस देश से आयात का मतलब गुड्स मांग करता है और गुड्स देता है, उसे आयात निर्यात कहते हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाएं बाजार की स्वतंत्र शक्तियों से निर्धारित हैं। ये हम आप लोग को डीपली से बताएंगे इसका डिफरेंस, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ आप लोग में तो शॉर्ट में बता देते हैं, जो 1-2 नंबर में आप लिख सकते हैं। जो समस्त बाजार शक्तियों पर निर्धारित होते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन उपभोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के अनुसार लिए जाते हैं, उससे समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहाँ पर सरकार के अधिकार होते हैं उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, यह पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का भी अधिकार होते हैं और बाजार शक्तियों का भी अधिकार होते हैं। तो चलिए इसको डिफरेंस
ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र डिफरेंस देखते हैं डिप्ले से। चलिए व्यष्टि और समष्टि में देखते हैं डिफरेंस, डिप्ले से देखेंगे। व्यष्टि इधर, व्यष्टि ऊपर में लिख लेंगे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। 5 नंबर का ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आप ये थोड़ा लिख सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र इधर लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। जैसे 2 नंबर आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक। इससे बड़े इधर भी 2 नंबर में लिख सकते हैं, जीडीपी और राष्ट्रीय आय। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, और ये है आपका राष्ट्रीय आय। समस्त देश का जितने भी आय आते हैं, इनकम होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसका उद्देश्य संसाधन के सर्वोत्तम आवंटन से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो उद्देश्य होता है वो संसाधन का सर्वोत्तम आवंटन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य होता है यह संसाधनों का पूर्ण रोजगार और विकास से है। जैसे श्रमिक जो होता है उसको पूरा रोजगार दे सके और उसके विकास करने से होता है इसका उद्देश्य समष्टि अर्थशास्त्र का। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत का निर्धारण करना होता है। मांग एवं पूर्ति की तुलना में निर्धारण करते हैं, आगे बताएंगे आप लोग को। कीमत का निर्धारण करना होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का निर्धारण करना होता है, ये भी है, इसका चैप्टर है, तो ये भी बताएंगे आप लोग को। इस मुख्य समस्या क्या होती है, आय एवं रोजगार का निर्धारण करना होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर बनाई जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अन्य बातें समान रहने पर की मान्यता पर बनाई जाती है। ये समझिए, अन्य बातें समान रहने की मान्यता, यह आप लोग को हम मांग वाले चैप्टर में बताएंगे, फिर भी यहाँ बता देते हैं। अन्य बातें समान, जैसे कि उपभोक्ता की आय, वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु कीमत, उपभोक्ता की रुचि, ये सब स्थिर रहने पर ही मांग का नियम लागू होता है। तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग में कमी होगी, अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। तो ये मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगा मांग वाले चैप्टर में, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें समग्र आर्थिक तत्व, समग्र यानी सामूहिक होता है, का तत्वों का समग्र मांग, सामूहिक एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग, जैसे और सामूहिक पूर्ति, समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई, परस्पर निर्भरता का अध्ययन करता है, यानी इसमें समूह से रिलेटेड है, और ये एक इकाई के रूप में रिलेटेड होता है, ये समूह से रिलेटेड होता है। आपको शॉर्ट में बताए, उदाहरण से भी बताए थे कि समष्टि जो है वो पूरे जंगल का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि जो है वे सिर्फ एक पेड़ का अध्ययन करता है। तो आप व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अभी तक समझ ही गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए